हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया लेक्चर लेके उपस्थित हुए हैं। 5 लेक्चर हमारे ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 6th लेक्चर है। मैं डॉक्टर प्रदीप मिठारवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवा रहा था। और साथ में ये भी मैंने आपको बताया है कि ये वाले लेक्चर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए भी, साथ में स्कूल लेक्चर, डीएसएसबी, केवीएस, जितने भी एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में होते हैं उन सब के लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन लेक्चर्स को ध्यान से समझें। साथ में जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं वो प्रॉब्लम्स को भी आप सोल्व करने की कोशिश करें, और इन वीडियोस के माध्यम से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बोहर एटॉमिक मॉडल को हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वांटीकरण से जो संबंधित महत्वपूर्ण पद थे वो भी हम पूर्व में कंप्लीट कर चुके हैं। बोहर मॉडल का जो सत्यापन था वो सत्यापन रिडबर्ग समीकरण के द्वारा किया गया था। उसी समीकरण के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ में। तो रिडबर्ग समीकरण क्या थी? तो बोहर मॉडल का जो प्रायोगिक सत्यापन था वो प्रायोगिक सत्यापन रिडबर्ग ने किया था। रिडबर्ग जो नियतांक था उस रिडबर्ग नियतांक को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, और जो रिडबर्ग ने जो अपनी वैल्यू कैलकुलेट की थी प्रायोगिक तौर पर, वो वैल्यू प्रायोगिक तौर पर कैलकुलेटेड वैल्यू बोहर मॉडल के द्वारा निकाली गई थ्योरेटिकल वैल्यू के लगभग पास में थी, जिससे ये सिद्ध हुआ कि बोहर के द्वारा दिया गया एटॉमिक मॉडल बिल्कुल सही था। तो इसमें होता क्या है, रिडबर्ग ने किस तरीके से बोहर मॉडल का प्रायोगिक सत्यापन किया, इसके लिए एक डायग्राम नीचे अभी मैंने बना रखा है। उस डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दो एनर्जी लेवल मैंने ले रखे हैं। एक एनर्जी लेवल फर्स्ट ले रखा है और एक एनर्जी लेवल सेकंड ले रखा है। एनर्जी लेवल फर्स्ट है उसको n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी लेवल सेकंड को n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जो हायर एनर्जी लेवल के अंदर स्थित है, वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है और साथ में फोटोन के रूप में क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, कौन सा उच्च ऊर्जा स्तर, n2, जिसकी एनर्जी क्या है, E2, से निम्न ऊर्जा स्तर n1 और उसकी एनर्जी क्या है, E1, में सीधे संक्रमण करके आता है, डायरेक्ट ट्रांजिशन करके आता है, तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग संख्या का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी E2 माइनस E1 वाला डायरेक्ट फॉर्मूला कभी भी यूज मत करना, हमेशा फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ पे डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास में एच न्यू, और वो किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। क्योंकि आपको पता है जो उत्सर्जित फोटोन है उस उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा नेगेटिव में होती है। मैंने कहा था उत्सर्जन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है तथा अवशोषण की ऊर्जा धनात्मक होती है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे जाता, हायर एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी किस में आती, प्लस के अंदर आती। तो यहाँ पे एनर्जी जब उत्सर्जित हो रही है तो हम यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे, नेगेटिव का। ई फाइनल, फाइनल स्टेज कौन सी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, n1 में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख दी En1। आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी लिख दी किसकी, इनिशियल स्टेज की। तो माइनस एच न्यू इक्वल टू En1 माइनस En2, और साथ में ये लिख दिया यहाँ पे कि ऋणात्मक चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, उत्सर्जित ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, En1 माइनस En2 को जब En2 माइनस En1 लिखेंगे तो ये जो नेगेटिव का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए E बराबर होता है एच न्यू और न्यू बराबर होता है C बाई लेमडा, ये हम पहले पढ़ चुके। ठीक है। तो इक्वल टू, अब ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है सेकंड ऑर्बिट के लिए और एनर्जी का फॉर्मूला है
फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ये दोनों फॉर्मूले हम बोहर मॉडल से यहाँ पे पुट करेंगे। एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो माइनस का साइन लगा दिया, 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e⁻4/n2 h स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। अगेन जो n1 के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी भी क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे किसका साइन आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया। और एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया किसके साथ में, फर्स्ट ऑर्बिट के साथ में, ठीक है ना। तो आगे क्या है, एच सी बाई लेमडा यूँ का यूँ आ जाएगा। और साथ में क्या होगा, ये जो साइन है ये साइन हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। n1 वाली जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, और जो n2 वाला है वो कहाँ रख देंगे, हम राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो ठीक है, तो ये तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो देखो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस यूँ का यूँ यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिया। आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, इस n1 और n2 स्क्वायर को छोड़ के जो भी है वो सारा का सारा पार्ट क्या है, कॉमन है। तो उसको हमने यहाँ पे क्या रख लिया, बाहर रख लिया। तो क्या हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। एच सी बाई लेमडा की जगह पे हमने रख दिया 1/लेमडा, और ये जो एच सी वाला पार्ट है ये एच सी वाला पार्ट कहाँ पे आ गया, इस साइड में आ गया। तो मल्टीप्लाई होके ये क्या हो गया, CH⁻, और समीकरण जो है उसको वापस यूं का यूं हमने पुट कर दिया। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू क्या कहलाती है, ये वैल्यू कहलाती है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट आर। इसको हमने क्या रख लिया यहाँ पे, आर, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो आर है वो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e⁻4/CH⁻। ये रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू है। जिस तरीके से हमने एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उसी तरीके से किसका फॉर्मूला आ गया, रेडबर्ग नियतांक का फॉर्मूला आ गया। किसके साथ में, जेड के साथ में। यदि हम हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू रखेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आती है, 1। और रेडबर्ग ने हाइड्रोजन के लिए ही इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो जेड की वैल्यू जब 1 रखी तो आर को हम किसके रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे, अब आर एच की फॉर्म में। देखो जेड का मान यदि कुछ भी है तो वो रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया किसी भी एटम के लिए। लेकिन यदि पर्टिकुलर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में 2 पाई स्क्वायर m। इस जेड की जगह पे यदि 1 रखेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, e⁻4/CH⁻। ये हो गई हमारे पास में समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब ये जो आर एच है, जो हाइड्रोजन के लिए जो रिडबर्ग निकाला है, इस हाइड्रोजन के रिडबर्ग के साथ में यदि हम जेड को मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला जो जेड है इस जेड को यदि मल्टीप्लाई कर दें और ये वैल्यू यदि वेरिएबल हो तो किसी भी एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो किसी भी एटम का रिडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन के रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ में किस तरीके से कोरिलेट रहता है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर 7 से। यदि हाइड्रोजन के रिडबर्ग को किसी भी एटम के परमाणु क्रमांक से मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास में, किसी भी एटम के लिए रिडबर्ग नियतांक का मान आ जाएगा। तो R बराबर आर एच इंटू जेड स्क्वायर। समीकरण 6 में सभी नियतांकों के मान रखकर यदि सोल्व किया जाए, किसको, देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास ई भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे CH⁻। सी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एच की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। जब इस सभी को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से जो वैल्यू आती है रिडबर्ग नियतांक की प्रायोगिक तौर पर, वो वैल्यू आती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू प्रायोगिक तौर पर रिडबर्ग द्वारा ज्ञात की गई थी, रिडबर्ग द्वारा प्रायोगिक तौर पर ज्ञात की गई थी, ठीक है। और जो सैद्धांतिक मान बोहर के द्वारा ज्ञात किया गया था थ्योरेटिकल रूप से, उसकी वैल्यू आ रही थी 109737। तो हाइड्रोजन के जो रिडबर्ग का जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के नियर बाई है। देखिए इससे ये सिद्ध होता है कि बोहर मॉडल का सत्यापन रिडबर्ग के द्वारा
किया जाता है, या बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो एटॉमिक मॉडल क्या था, बिल्कुल सही। अब न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम इसकी एक अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 109700। जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आप इसी वैल्यू को रखते हुए न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि रिडबर्ग नियतांक की जो यूनिट होती है वो यूनिट किस में होती है, सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एनर्जी के मैंने वेरियस ऑर्डर भी आपको बताए थे, और ये और कहा था कि सेंटीमीटर इनवर्स होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, लिटर एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी यूनिट होती है, उसके बाद में कैलोरी आता है, उसके बाद में जूल आता है, उसके बाद में अर्ग आता है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और फिर सेंटीमीटर इनवर्स आता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पे आर एच की वैल्यू रखनी होती है हमें, किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये जो आर एच की जो वैल्यू है एंगस्ट्रॉम के अंदर, ये हमने कैलकुलेट कर ली, और वो वैल्यू कितनी होती है, 1/912। ठीक है, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 1/RH इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल में जब भी आर एच नीचे आता है तो कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है, इतनी बड़ी वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं 1 से तो बहुत टाइम हमारा कंज्यूम होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही याद रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें ज़्यादा समय ना लगे। अब समीकरण 4 और जो 7 है हमारी, समीकरण 4 कौन सी है, समीकरण 4 हमारी ये है। समीकरण 4 और जो समीकरण 7 है, इक्वेशन 7 है, ये वाली इक्वेशन 7, इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए एक नई इक्वेशन हमारे सामने आ गई, इक्वेशन नंबर 8। और वो इक्वेशन नंबर 8 कौन सी है, 1/λ RH जेड स्क्वायर, ठीक है ना, किसी भी एटम के लिए। ये देखिए RH जेड स्क्वायर क्या हो गया, किसी भी एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है। और 1/λ है, उस 1/λ को हम बोलते हैं तरंग संख्या, न्यू बार बराबर होता है 1/λ। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली न्यू बार की। अगेन इस इक्वेशन को ऐसा कैसा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन 9। ये वाली जो इक्वेशन है जो रेड बॉक्स में मैंने दिखा रखी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और अच्छे खासे इनके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं। किस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे ले रखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो प्रॉब्लम हम चैप्टर के साथ में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बामर की पहली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बात कर रहा है किसकी, बामर की, और बामर की पहली और बामर की दूसरी रेखाओं के संगत फोटोन की हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। बामर की पहली और दूसरी रेखा के संगत फोटोन की तरंग दैर्ध्य हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बामर श्रेणी के लिए एन की 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2। पहले आती है लाइमन, फिर आती है बामर। तो बामर के लिए इसके लिए 1 और इसके लिए 2, n1 की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे रख दी n1 की वैल्यू 2। और ये बोल रहा है पहली रेखा, तो पहली रेखा का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ से इजीली n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ट्रांजिट होके कहाँ से आ रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n2 बराबर n1 प्लस रेखा संख्या, और ये कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटा फॉर्मूला है लेकिन बड़े काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो n2 इक्वल टू n1 प्लस रेखा संख्या। n2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई, n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और रेखा संख्या कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये पहली रेखा की, तो यहाँ पे रख दिया 1। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3, n1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो अब हम 1/λ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/λ की वैल्यू निकालेंगे तो r जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी ऊपर सोल्व किया है, तो उसी फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है और इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। ठीक है ना, इसको रिवर्स कर देंगे, सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को एलसीएम लेके, तो हमारे पास में आ जाएगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर r जेड स्क्वायर। ठीक है ना, तो जो ज़्यादा वैल्यू होती है या जो n2 है उसमें से आप डायरेक्ट n2 को माइनस कर दें, क्योंकि कभी भी लेमडा की वैल्यू नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, इसलिए ज़्यादा माइनस कम करना है आपको। ठीक है ना, पॉजिटिव में ही आनी है वेवलेंथ की वैल्यू। इसको सोल्व किया हमने,
देखिए नीचे क्या आ गया, आर जेड स्क्वायर, ये आर जेड स्क्वायर किया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास में 36 डिवाइडेड बाई 5, और साथ में क्या आ रहा है हमारे पास में आर। अब इस तरीके के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो पहले आप ऑप्शन को चेक कर लिया करो। अगर ऑप्शन में आर के साथ में यदि ऑप्शन दे रखा है तो आर को कभी भी पहले ही सोल्व मत करने लग जाना, वरना फिर आपको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि ऑप्शन में मान लो आर नहीं दे रखा और डायरेक्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो फिर आपको 1/r की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और फिर आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 912 से, और आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम में। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे किस में रखी है वैल्यू, 36 डिवाइडेड बाई 5r। तो ये पहली वैल्यू आ गई किस रेखा के संगत, पहली रेखा के संगत। अब दूसरी रेखा का मतलब क्या है, देखो दूसरी रेखा का मतलब n2 इक्वल टू n1 प्लस रेखा संख्या। तो n2 निकालेंगे तो n1 का मान तो अगेन कितना आ गया, 2 आ गया। रेखा संख्या कितनी, दूसरी रेखा की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन देखिए आप, दूसरी रेखा के संगत बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने रख दिया कितना, 2, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या है, अगेन लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सेम उसी प्रोसेस से आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास में क्या आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 3r। अब ये इस लेमडा की वैल्यू को का क्या पूछ सकता है, आपको रेशियो भी पूछ सकता है। ठीक है ना भाई, लेमडा फर्स्ट अपॉन लेमडा टू का रेशियो क्या होगा, तो आप इजीली रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपके सामने रखा है। 37 जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है इसमें से, तो लाइमन श्रेणी की यहाँ पे बात की जा रही है। लाइमन की दूसरी रेखा के संगत फोटोन की तरंग दैर्ध्य। अब लाइमन की बात की जा रही है तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। दूसरी रेखा की बात कर रहा है तो 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये एग्जाम में चीज़ें आपको डायरेक्ट ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। लाइमन दूसरी रेखा, दैट मीन 1 + 2 इक्वल टू 3। n2 की वैल्यू आ गई, n1 की वैल्यू डायरेक्ट कहाँ से आएगी, कौन सी श्रेणी दे रखी है उसी से डायरेक्ट n1 की रेखा वैल्यू आ जाएगी। और कौन सी रेखा की बात कर रहा है दूसरी, तो उसमें 2 के अंदर इस लाइमन की जो n1 है उसको क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो हमारे पास में जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए वापस हमें क्या निकालनी है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1026 एंगस्ट्रॉम। तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, सीमांत। सीमांत वर्ड या इसको बोलते हैं लिमिटिंग। ठीक है ना, तो यदि किसी श्रेणी के लिए, किसी भी श्रेणी के लिए सीमांत तरंग दैर्ध्य का मान पूछे, सीमांत तरंग दैर्ध्य का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, वो इनफाइनाइट से ट्रांजिट होता हुआ आ रहा है। तो n2 की जो वैल्यू ली जाएगी वो वैल्यू कितनी ली जाएगी, इनफाइनाइट। बस सीमांत का मतलब n2 इक्वल टू इनफाइनाइट। किसी भी श्रेणी की बात करें, सीमांत तरंग दैर्ध्य की बात करें तो n2 को डायरेक्ट क्या रख दोगे आप, इनफाइनाइट रख दोगे। फॉर्मूला वही है, ठीक है, बस फ़र्क कितना आएगा, इस n2 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, इनफाइनाइट पुट कर देंगे। और आपको पता है जब किसी में भी इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0। तो n2 तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और एक लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी n1 स्क्वायर अपॉन r जेड स्क्वायर। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अब आपके सामने आ गया लिमिटिंग वेवलेंथ निकालने का। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें और n2 की जगह पे आप क्या रख दें, इनफाइनाइट रख दें, तो ये फॉर्मूला आपके पास में अपने आप ही आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में फॉर्मूले डायरेक्ट याद रहें, उन फॉर्मूलेज को डराइव करने का अल्टरनेट मेथड भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जितने भी अभी चैप्टर में जितने भी लेक्चर करवाए वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट नहीं लिखवाया। अदर जो कोचिंग क्लासेज हैं या जहाँ से आप पढ़ते हो बुक्स में, जहाँ नोट्स आप स्टडी करते हो, वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूले लिखे हुए मिलते हैं। तो जब क्लासें चलती रहती हैं तब तो आपको वो फार्मूले आपकी मेमोरी में रहेंगे, लेकिन जब काफ़ी टाइम जब निकल जाता है तब आपको वो फार्मूला ध्यान ही नहीं आता।
कि एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला डराइव होके आया है, ये फॉर्मूला कहाँ से डराइव होके आया है। इसलिए मैंने पूरी एक सीक्वेंस आपको समझाई है कि आपको किस तरीके से फॉर्मूला भूल जाने के बाद में भी आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक दो मिनट आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं उस केस में जब आप भूल जाएं, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है ये सब चीज़ें। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा इसी सीमांत तरंग दैर्ध्य के ऊपर जो आधारित है। बात की जा रही है लाइमन श्रेणी की। तो लाइमन श्रेणी आते ही n1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। मैंने आपको बताया था लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंट और हम्फ्री, और सबके लिए n1 की वैल्यू मैंने बताई थी कि n1 की वैल्यू क्या होती है, और n2 की वैल्यू भी मैंने आपको बताया था कि आप n2 की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। n2 की वैल्यू यहाँ पे हो गई इनफाइनाइट। तो लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर। देखो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, ये इस ऊपर वाले फॉर्मूले से यहाँ पे n1 की जगह पे तो आप क्या रख दोगे 1, क्योंकि लाइमन की बात कर रहा है, ठीक है। और साथ में नीचे क्या आ जाएगा आर जेड स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर। अब देखिए जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, तो इसका तो कोई मीनिंग है नहीं। 1 अपॉन आर इक्वल टू कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम। अभी मैंने बताया था कि 1 अपॉन आर आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब ऑप्शन में मान लो अगर 912 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, आप 1 अपॉन आर से अगर कैलकुलेट करेंगे और आर से यदि डिवाइड करना शुरू करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अब मान लो सपोज करो कि ऑप्शन के अंदर एंगस्ट्रॉम में दे ही नहीं रखा आंसर, तो फिर एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, नैनोमीटर में भी चेंज कर सकते हो। जिस भी यूनिट में ऑप्शन दे रखा है उस यूनिट के अंदर आप इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। आप और भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करना चाहें तो आप बाद में अगर इन्हीं क्वेश्चनों से आप सोल्व करेंगे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को यदि आप कॉन्सेप्चुअली यदि समझ लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइमन की दूसरी रेखा तथा पाश्चन की सीमांत रेखा। देखिए क्या दे रखा है, लाइमन का मतलब n1 इक्वल टू 1, दूसरी रेखा तो n2 इक्वल टू n1 प्लस रेखा संख्या, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से किसके लिए निकाल लेंगे आप, पाश्चन के लिए निकाल लेंगे, लाइमन, बामर, पाश्चन। तो पाश्चन के लिए n1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। इनका अनुपात पूछा है, तो देखो लिखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, लेमडा लाइमन 2 मतलब दूसरी रेखा के संगत, ठीक है। लेमडा पाश्चन इनफाइनाइट मतलब सीमांत रेखा के संगत, दोनों तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालना है, ठीक है। इसके लिए n1 की वैल्यू 1 होती है, लाइमन के लिए n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। पाश्चन की जब बात करेगा तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इनफाइनाइट, क्योंकि वो सीमांत रेखा की बात कर रहा है। और सीमांत वर्ड आते ही मैंने आपको क्या कहा था कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया इनफाइनाइट। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, लेमडा L2 लाइमन की दूसरी रेखा के संगत और पाश्चन की सीमांत रेखा के संगत तरंग दैर्ध्य की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। कौन से फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला ऊपर आपको समझा रखा है, ठीक है ना, उससे आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएंगी। आप कोशिश करना सोल्व करने की। तो देखो दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो किस तरीके से निकल जाएगा, इस तरीके से r से तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका आंसर 1/8, या मैं बोलूँ 1:8, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू है किसके लिए, लाइमन के लिए, इसमें तो n1 और n2 दोनों दे रखी हैं, तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो काम में लेना है। इसके अंदर सीमांत आ गई तो n2 को इनफाइनाइट करके और आपको n2 को तो एलिमिनेट कर देना है, और साथ में फिर क्या रखना है खाली n1 स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा। और ये वाला जो है इसके लिए आपका आ ही जाएगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, और साथ में ये आर जेड स्क्वायर, ये वाला आप किससे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और आपका रेशियो आ जाएगा। अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, और साथ में हम रिकॉल करेंगे जो पहले हमने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की ही चीज़ों को मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आपके सामने समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें रख रखी हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइमन की, किसी भी रेखा की बात की जा सकती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या रख रखा है लाइमन। तो लाइमन की जो फर्स्ट रेखा है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है,
और वो वेवलेंथ कितनी होती है 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दी आपको सिर्फ समझाने के लिए। दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य 1026 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए इससे क्या हो गई, ये कम हो गई। इसी तरीके से तीसरी चौथी पांचवी छठी तक जाते जाएंगे तो अनंत के ऊपर जब हम चले जाएंगे तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ कितनी आएगी 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r आता है और ये कितनी आ रहा है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो ये लाइमन की सीमांत रेखा की तरंग दैर्ध्य हो गई 912 एंगस्ट्रॉम। तो कहने का मतलब ये है कि पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, दूसरे की उससे कम, तीसरे की उससे कम, और इनफाइनाइट पे जाके वो क्या हो जाती है मिनिमम हो जाती है। इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाती है वो मिनिमम। किसी एक रेखा की बात चल रही है यहाँ पे, अलग अलग रेखाओं को कृपया कंपेयर ना करें। यदि लाइमन की बात कर रहे हैं तो सभी लाइमन के लिए, बामर के लिए, पास्टियन के लिए, फुंट के लिए, हम्फ्री के लिए, सभी के लिए। लेकिन एक ही रेखा की तरंग दैर्ध्य को आपस में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम। ठीक है, तो देखिए इसको एक अलग नज़रिए से हम समझ लेते हैं। लाइमन जो रेखा हमें प्राप्त हो रही थी वो रेखा प्राप्त हो रही थी यूवी रीजन में, बामर प्राप्त हो रही थी विजिबल रीजन में, फिर पास्टियन, ब्रैकेट, फुंट और हम्फ्री ये किस में आ रही थी आईआर रीजन के अंदर। आपको पता है यूवी की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है विजिबल से, विजिबल की कम होती है किससे, आईआर से। वेवलेंथ की बात चल रही है न कि फ्रिक्वेंसी और एनर्जी की बात चल रही है। फ्रिक्वेंसी और एनर्जी यूवी की क्या होती है ज़्यादा होती है। और ये देखिए ये तीन क्षेत्र हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, यू वी, विजिबल और आईआर। तो देखिए इन जब वेवलेंथों को जब कंपेयर किया जाएगा तो हम्फ्री पे जाके वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा और लाइमन पे वेवलेंथ क्या होती है सबसे कम। तो ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है ध्यान में रखनी है। और वो एक वो डायग्राम भी बना रखा था मैंने स्पेक्ट्रा का, ठीक है ना, तो उस डायग्राम को भी एक बार आप जो पुराना जो हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर एक बार आप अच्छे से समझ लेना। पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य क्या होने लग जाती है कम होने लग जाती है। विजिबल का जब क्षेत्र आपने देखा होगा इस तरीके से रेखाएं बना रखी थी, ठीक है ना, तो ये जो पहली जो रेखा है ये वाली रेखा इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है सबसे कम। देखो यहाँ पे रेड आ रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा था वॉयलेट, तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम हो गई, रेड वाले की तरंग दैर्ध्य क्या होगी ज़्यादा। तो पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा और बाद में धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लाइमन की अधिकतम तरंग संख्या का मान क्या होगा। किसकी बात कर रहा है लाइमन की। तो लिखने का तरीका, सबसे पहले तो ये लिखने के जो तरीके हैं ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। देखो किसकी बात कर रहा है तरंग संख्या की, तो न्यू बार, ठीक है, से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी बात कर रहा है लाइमन की, तो इसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। और किसकी बात कर रहा है अधिकतम तरंग दैर्ध्य की, तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने मैक्सिमम। और ये हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। इसका हिंट मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप खुद इसको सोल्व करना। जो ऊपर अभी जो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं मैंने उन्हीं एग्जाम्पल से सोल्व करना है। जैसे 1/λ को कैलकुलेट किया था, इसी को क्या बोल देते हैं अपन वेव नंबर, ठीक है ना। और ये जब कैलकुलेट करोगे आप मैक्सिमम, जब तरंग संख्या की बात की जा रही है तो लेमडा क्या हो जाएगा मिनिमम, या इसको अपन बोल देंगे 1/λ इनफाइनाइट। और ये क्या है लिमिटिंग, ये क्या है लिमिटिंग तरंग दैर्ध्य या सीमांत तरंग दैर्ध्य। और इसके लिए n2 की वैल्यू क्या रख लोगे आप इनफाइनाइट, और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लाइमन के लिए 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ये आप खुद कोशिश करना इसको सोल्व करने की, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है बोहर मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल या लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की जो सबसे पहली जो कमी थी वो कमी ये थी कि यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर ही लागू होता है। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और इस एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि किस तरीके के सिस्टम पर बोहर मॉडल लागू होगा। तो देखिए जेड एक्स ए, जेड परमाणु क्रमांक, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये उसकी द्रव्यमान संख्या, तो उस पे जो प्लस साइन है वो उसके एटॉमिक नंबर से एक कम आएगा। तो देखिए कैसे किस तरीके से,
ये हाइड्रोजन के लिए, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे खाली हाइड्रोजन ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन यहाँ पे नहीं होगा, इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के लिए, फिर हीलियम के लिए, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर लिथियम +2 के लिए, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2, तो वो सॉरी 3, तो 3 - 1 = 2, तो यहाँ पे किसका कितना साइन आ जाएगा, +2 का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो ये तो पहली कमी हो गई किसकी, बोहर मॉडल की, कि ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लागू होता है, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर ही लागू होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में उपस्थित सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं करता। अब ये सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या हैं, जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी किया था तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर इस तरीके से क्या आती हैं, लाइनें आती हैं। लेकिन जब इनको उच्च भेदन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो ये जो एक जो सिंगल लाइन है ना, ये वाली सिंगल लाइन ही क्या है ना, छोटी छोटी और लाइनों से बनी हुई होती है। इन इस सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी जो लाइनें हैं, इन रेखाओं की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये एक इसकी कमी हो गई। तीसरी जो कमी है ये है कि किसी घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR बराबर NH/2 हमने लिखा था कि कोणीय संवेग H/2 का पुणज होता है, के बराबर क्यों होता है, इस बात का जवाब ये नहीं दे पाया, ठीक है ना। ये बाद में डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था, हम इसी लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस बात, हालांकि इसने जो ये बात बताई, ये बात बिल्कुल सही बताई थी, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे ये इसकी एक कमी इस मॉडल के अंदर रह गई थी। जो नेक्स्ट है वो ये है, यह मॉडल जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जीमान प्रभाव क्या होता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग होना, विपाटन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव। और स्टार्क प्रभाव किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की स्प्लिटिंग, उसको हम बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। तो ये एक कमी थी कि वो जो स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट क्यों हो जाती हैं, तो इसका जवाब भी इसके पास में उस समय नहीं था। नेक्स्ट जो कमी थी वो कमी क्या थी, और ये कमी क्या थी, सबसे बड़ी कमी थी इसकी, बोहर मॉडल की सबसे बड़ी भूल क्या थी, यही थी कि बोहर मॉडल के द्वारा विकिरण के क्वांटम सिद्धांत तथा भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत, मतलब क्लासिकल जो थ्योरी जो न्यूटन के नियमों पर आधारित थी, को बिना किसी सैद्धांतिक विवरण के आपस में संबंधित कर देना इस सिद्धांत की सबसे बड़ी भूल थी। क्वांटम थ्योरी को मिक्स कर दिया और क्लासिकल थ्योरी को मिक्स कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों को क्या कर दिया था, इसने मिक्स कर दिया था, ठीक है ना। तो ये बोहर मॉडल की सबसे बड़ी भूल थी। अब तरंग प्रकृति वाली कौन सी समीकरण थी, ये जो MVR बराबर NH/2 हम जो स्टडी करते हैं ना, ये वाली समीकरण, और साथ में इसने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी एनर्जी की, वेलोसिटी की, इन सब की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसमें इसने पार्टिकल नेचर को कंसिडर किया था। तो इन दोनों को इसने क्या किया, मिक्स किया। तो ये इस मॉडल की क्या थी, सबसे बड़ी भूल थी। नेक्स्ट जो कमी थी इसकी वो थी कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यह बात इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के क्या है, विपरीत। आपको पता है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है या जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी निश्चित वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर नहीं लगाता। उसका जो पाथ होता है वो पाथ क्या है, कुछ इस तरीके से होता है। तो निश्चित वर्ताकार पथ इनका नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी इस मॉडल की क्या थी, एक भूल, कि निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और यह इसकी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के क्या है, विपरीत। क्योंकि तरंग प्रकृति यदि है तो कभी भी वो निश्चित पाथ में मूवमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो मूवमेंट किस तरीके से करेगा, इस तरीके से करेगा, वेव बनाते हुए मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट क्या था, यह मॉडल हेजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के क्या था, अनुरूप नहीं था। हेजनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति, पोजीशन x तथा उसका जो मोमेंटम होता है p, उसमें अनिश्चितता होती है, दोनों को एक साथ एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक इसकी कमी थी।
नेक्स्ट कमी क्या थी, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में नहीं बताता। जैसे इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है प्लस माइनस हाफ, तो इस चक्रण के बारे में भी ये कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट जो कमी थी वो थी कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रख लेना कि जो बोहर मॉडल था वो फ्लैट मॉडल, क्या था, फ्लैट मॉडल, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था वो क्या बताया गया था, वृत्ताकार। जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, वो 3 डायमेंशनल वे में चक्कर लगाता है, ठीक है ना। एक देखो इस तरीके का आपने डायग्राम देखा होगा, बहुत सारी जगह पे इस तरीके का डायग्राम दिखता है। हमारे जो ऐप का जो लोगो है उस लोगो में भी देखो हमने इस तरीके का एक डायग्राम बना रखा है। 3 डायमेंशनल वे के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। जबकि बोहर ने सिर्फ क्या माना था, एक वर्ताकार कक्षा माना था, और उस वर्ताकार कक्षा में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, या हम इसको बोल देते हैं फ्लैट मॉडल, ठीक है ना। तो ये भी क्या थी, इसकी एक कमी थी। अब जो बोहर मॉडल की जो कमियां रह गई थी उसके अंदर सोमरफील्ड ने भी क्या किया, सुधार किया, इसलिए हम उसको बोल देते हैं बोहर मॉडल का सोमरफील्ड विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल। तो ये सोमरफील्ड मॉडल क्या था, इसमें से बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं भी आपको बता दूंगा, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा सा इसको देखना है कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है ना। बोहर ने क्या बताया था, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन इसने कहा कि दीर्घ वर्ताकार, ठीक है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। इसके अनुसार बोहर की वर्ताकार कक्षा तो इन दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं का ही एक विशेष रूप होती है या एक अवस्था होती है जब दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष की लंबाई समान हो जाती है। जैसे ये जो पहली कक्षा होती है ना वो वर्ताकार होती है, फिर धीरे धीरे ये कक्षाएं क्या होने लग जाती हैं, दीर्घ वर्ताकार होने लग जाती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, दीर्घ वर्ताकार होने लग जाती हैं। तो ये जो पहली जो वर्ताकार कक्षा है ना, ये इन दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं का ही एक रूप होता है, ऐसा किसने बताया, सोमरफील्ड ने। तभी तो कहा है ना कि सिर्फ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में भी क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ऐसा किसने कहा, सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने यह भी कहा कि जो पहली कक्षा होती है वो तो सदैव क्या होती है, वर्ताकारी होती है। और बेचारे बोहर ने तो एकल इलेक्ट्रॉन की ही बात की थी, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में इसने स्टडी की थी, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहली इसमें कक्षा होती है, तो वहाँ पे इसकी जो उसका पाथ था वो क्या था, वर्ताकार। तो इसने बता दिया कि भाई कक्षा कैसी होती है, वर्ताकार होती है, लेकिन वास्तव में फिर पता लगा बाद में एक्सपेरिमेंट से कि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट है पॉइंट वो क्या है कि सोमरफील्ड ने कहा कि जो के की वैल्यू होती है, के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये जो के है ये किसका रेशियो होता है, n/n5 का। अब ये देखिए यहाँ पे n तो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो n5 है ना ये हमारा एजीमुथाल क्वांटम नंबर ही है, जिसको हम बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो k = n/n5, और k की वैल्यू कभी भी 0 संभव नहीं है, ठीक है ना। k की वैल्यू कभी भी, क्योंकि n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, कि भाई कक्षा है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। n मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या हो गया, दिगंशी क्वांटम संख्या। देखो ये डायग्राम बना रखा है अभी जो मैंने आपको बताया, वो इस तरीके से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, और ये इसकी क्या है, पहली कक्षा, जो कि क्या होती है, वर्ताकार होती है, ठीक है ना। फिर ये n = 2 ये इस तरीके से चलती रहती है। तो देखो यदि k की वैल्यू 1 है तो वो किसके लिए सही होगी, वर्ताकार कक्षा के लिए, और वहाँ पे n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n5 के, तभी तो k की वैल्यू 1 आएगी। यदि k का मान 1 से ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएगी, दीर्घ वर्ताकार कक्षा, और वहाँ पे n का मान किसके से ग्रेटर हो जाएगा, n5 से ग्रेटर हो जाएगा। अतः सोमरफील्ड के अनुसार, अब ये बात को ध्यान रखना, अतः सोमरफील्ड के अनुसार n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n5, ये किसने कहा था, सोमरफील्ड ने। लेकिन आधुनिक मत क्या कहता है कि n की वैल्यू हमेशा ही l से क्या होती है, ज़्यादा, ये n5 ही क्या है, l, आधुनिक मत के अंदर दिगंशी क्वांटम संख्या। और आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा दिगंशी क्वांटम संख्या से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, तो अब एन की वैल्यू थोड़ा 0 हो सकती है, इसलिए ये तो सही है, लेकिन ये क्या है, गलत। लेकिन अगर सोमरफील्ड के बारे नाम दे के यदि पूछे एग्जाम में, तब हमें किसको सही करना है, इसको सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि n की वैल्यू कितनी है, 3, तो n5 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सोमरफील्ड के अनुसार 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, और
1 हो सकती है। लेकिन आधुनिक मत के अंदर क्या है, एल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 3 संभव नहीं है। कभी भी एन की वैल्यू एल के बराबर नहीं हो सकती। यदि ये 3 है तो इससे कम ही होंगी वैल्यू। ये क्या था, आधुनिक मत। ये भी हम आगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई को एन से रिप्रेजेंट किया और लघु अक्ष की लंबाई को इसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एन फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। क्या इसमें याद करना है एग्जाम के लिए वो मैं भी आपको बता दूंगा। सोमरफील्ड के अनुसार एनवीं कक्षा में दीर्घवृत्तों की संख्या n-1 होती है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको n दे दिया, मान लो कि n की वैल्यू कितनी दे दी, 5 दे दी, तो दीर्घवृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और एक पहला वर्ताकार होता है, तो टोटल कितने हो गए ये, 5। ठीक है ना। पहली कक्षा सदैव क्या होती है, वृत्ताकार। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि सोमरफील्ड ने सर्वप्रथम उपकक्ष, सब सेल या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताया था। सबसे पहले सब सेल के बारे में किसने बताया, उपकोष के बारे में। जैसे एस पी डी और एफ उपकोष नहीं होते क्या, उन उपकोषों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसने। ठीक है ना। कक्षा होती है, कक्षा में उपकोष होते हैं। ठीक है ना। और उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। ठीक है। और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस होती है। तो उपकोषों की धारणा सबसे पहले किसने दी, सोमरफील्ड ने। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, सोमरफील्ड के अनुसार N2 से N1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम लाइन में उपस्थित सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो संख्या होती है वो N2 से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है ना। जैसे हमने जो रेखाएं पढ़ी थी लाइमन बामर, वहाँ पे कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो संख्या थी वो किससे कैलकुलेट की थी, ये हमारा एक फॉर्मूला था वहाँ पर, अपॉन 2। इससे हमने क्या की थी, कैलकुलेट की थी। यहाँ पे जो कैलकुलेट की जा रही है वो किससे कैलकुलेट की जा रही है, N2 से, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन N2 = 4 से N2 = 2 में संक्रमण करता हुआ आ रहा है तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 8। लेकिन ये नाम ध्यान रखना, ये किसके अनुसार है, ये सोमरफील्ड के अनुसार है। अगर सोमरफील्ड वर्ड नहीं दे तो फिर आपको अपने उसी तरीके से निकालनी है जैसे हम पहले हमने कैलकुलेट की है। ठीक है ना। तो ये तो था सोमरफील्ड मॉडल, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार, कोई है ना 2-3 साल के बाद में कभी नंबर आता है सोमरफील्ड का, तो उस टाइम पे पूछ लेते हैं, अदरवाइज कोई नहीं पूछता, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे टॉपिक और भी बहुत हैं एक चैप्टर में। और एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में, ये स्कूल लेक्चर में एटॉमिक से पूछेंगे तो 2 या 3, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूछने के लिए। तो जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो फिर भी जो 1-2 टॉपिक मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए आप तो खाली उनको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है वेव मैकेनिकल मॉडल। और ये क्या है मॉडल, सारे के सारे मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल है ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के ऊपर आधारित मॉडल है। इसमें सबसे पहला जो मॉडल हम स्टडी करेंगे वो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में। और ये द्रव्य की द्वैत प्रकृति सबसे पहले दी गई थी 1924 में डी ब्रोगली के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, डी ब्रोगली के द्वारा ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर प्रेजेंट की गई थी। अब कुछ जो बातें हैं वो बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता है कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है। जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, ठीक है ना, वेव नेचर भी होती है। और इन पार्टिकल और वेव नेचर की वजह से बहुत सारे साइंटिस्टों के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्या हो गए, फेल हो गए, उनमें बहुत सारी क्या हो गई, कमियां आ गई उसके अंदर। ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पे इनके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी नहीं थी कि ड्यूल नेचर भी हो सकती है क्या। लेकिन फिर डी ब्रोगली ने बताया कि कण की क्या प्रॉपर्टी होती है, ड्यूल नेचर होती है। तो देखो, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन की जाती हैं किसके बेसिस पे, वेव नेचर के आधार पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि तरंग प्रकृति के आधार पे एक्सप्लेन की जाती है। तो ये 3 हैं, ये तरंग प्रकृति के आधार पे एक्सप्लेन की जाती हैं। अब पार्टिकल नेचर के आधार पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक ने भी इसके बारे में बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन ने इसके बारे में स्टडी की थी। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, और मिलिकन का जो तेल बिंदु प्रयोग था। ये चारों के चारों जो प्रॉपर्टी हैं
ये सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड होती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिटेल में इसी यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट और ये अपने सिलेबस में है नहीं, मिलिकन का जो तेल बिंदु प्रयोग था उसके बारे में आपको बता चुका। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है। एक वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ मैंने इसमें इससे पहले जो लेक्चर करवाया उसमें बना के दे रखा है, ग्राफ से ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, उसी प्रकार से किसी भी गतिशील द्रव्य कण की भी दोहरी प्रकृति होती है। उसके लिए जैसे सत्य है, वही बात किसके लिए सत्य होगी, द्रव्य कण के लिए भी सत्य होगी। तो देखिए, द्रव्य कण की दो प्रकृति हो सकती हैं। पहली प्रकृति कण प्रकृति हो सकती है, दूसरी प्रकृति तरंग प्रकृति हो सकती है, पार्टिकल नेचर, और साथ में दूसरी वेव नेचर। तो डी ब्रोगली ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, किसको यूज किया था, डी ब्रोगली ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को प्रयोग किया। और आइंस्टीन की जो ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण थी, उस ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण को क्या किया इसने, यूज किया। मतलब अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं किया इसने, प्लांक की समीकरण यूज कर ली, और आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान जो समीकरण थी वो समीकरण इसने क्या कर ली, यूज कर ली। और एक अपनी खुद की समीकरण दे दी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। तो प्लांक के अनुसार क्या था, यदि फोटोन तरंग की तरह व्यवहार करे तो जो एनर्जी होती है वो किससे कैलकुलेट की जाती है, ई बराबर एच न्यू। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको एक बार देख लेना। ई इक्वल टू एच, न्यू को हम बोलते हैं सी बाई लेमडा, तो ये सी बाई लेमडा रख दिया, ये इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और जो आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2। अब यहाँ पे ये एनर्जी और इस एनर्जी को इसने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो दोनों समीकरण को जब हम मिक्स करके करेंगे तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। एक सी से ये एक सी कट जाएगा, तो एच बाई लेमडा इक्वल टू एम सी, या लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी। और एम सी को हम क्या लिख देंगे, पी मोमेंटम, ठीक है ना। जैसे पी बराबर क्या होता है, एम वी। यदि कोई और पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो मोमेंटम इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे पी, तो एच अपॉन पी। तो ये जो समीकरण थी लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी या एच अपॉन पी, यही डी ब्रोगली की द्वैत समीकरण है। यहाँ पे लेमडा तरंग दैर्ध्य है, एच प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.62 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, या फिर यहाँ पे जब -27 कर दोगे तो वो अर्ग इंटू सेकेंड में हो जाएगी। एनर्जी कन्वर्जन का जो फैक्टर है वो यूज करते हुए आप चेंज कर सकते हो। सी प्रकाश का वेग हो जाएगा, और ई क्या है, फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी द्रव्य कण का वेग v दे रखा हो मान लो, तो वो जो समीकरण 3 है, उस समीकरण 3 से देखो, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे v, और अगेन एच अपॉन क्या रख दिया, p। अब देखिए, ये जो लेमडा है ये किसका गुण होता है, तरंग का। और जो m जो वैल्यू होती है ये किसके लिए यूज की जाती है, कण प्रकृति के लिए, क्योंकि द्रव्यमान तरंग का कोई द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है ना, ये पार्टिकल नेचर होती है। या जो मोमेंटम होता है ये भी क्या है, कण प्रकृति होती है। तो देखो यहाँ पे तरंग प्रकृति भी आ रही है और कण प्रकृति भी आ रही है, तो ये हो गई द्वैत प्रकृति। क्या हो गई, द्वैत प्रकृति, किसकी, पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो ये थी डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। समीकरण 4 को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, जो कि सभी द्रव्य कणों पर लागू होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी द्रव्य कणों पर लागू होती है, परंतु इसका प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, केवल इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए ही होता है। मतलब जो छोटे पार्टिकल होंगे ना, उसी पे ये समीकरण अपने बढ़िया रिजल्ट देती है। बाकी सैद्धांतिक रूप से आप किसी के ऊपर भी लागू कर सकते हो। बड़ा यदि पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बहुत कम, तो वो ऑब्जर्व नहीं होती। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी। तो बहुत तेजी से गति करने वाली वस्तुएं, जैसे पत्थर है मान लो, गेंद है, वायुयान है, क्रिकेट की गेंद है, इनके साथ भी तरंग दैर्ध्य एसोसिएट होती है, लेकिन वो क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इनका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, लेमडा बराबर एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, ठीक है। वेलोसी ये मास का मान यदि बहुत ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम। तो जो भारी जो पार्टिकल होते हैं ना, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बहुत कम होती है, ज़्यादा वेट होने की वजह से। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और गतिज जो ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है, वो संबंध हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है,
इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये मास, ये मास इधर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एम स्क्वायर। अब यहाँ से इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर को एक साइड में रख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2m काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है, हमें एम वी निकालना है, तो 2m काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 6। अब देखिए हमें पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ये एम वी के स्थान पे ये वाला मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास में ये एक इम्पोर्टेंट समीकरण आ गई। और इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है ये वाली। और ये समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखनी है। डायरेक्ट याद नहीं रहे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से फटाफट क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देना और डी ब्रोगली समीकरण को यूज करते हुए ये समीकरण को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब यदि क्या हो, देखो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये मास आ गया, ये वेवलेंथ आ गई और ये प्लांक नियतांक आ गया। यदि कोई पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्या है क्यू, और उसको वी वोल्टेज से क्या कर दिया जाए, एसेलरेट कर दिया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इनटू वी। ये किस में आ गई, जूल में एनर्जी, ठीक है। तो देखिए लेमडा का हमने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, इसको समीकरण नंबर 9। तो यहाँ से देखो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन 2m, और ये जो काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या रख देंगे, Q इंटू वी। ये Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, वोल्टेज। अब यदि ये वाली जो समीकरण है ये किसके लिए यूज़ की जाए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए जब समीकरण यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना। अब कितना पोटेंशियल दिया जाएगा ये तो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर की, तो कितना दिया जाएगा चेंज हो सकता है। लेकिन मास हमें पता है कितना होता है, 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम या -31 किलोग्राम। वो वैल्यू रख के जब इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है ना, और उसको वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लें, हम एंगस्ट्रॉम के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो ये एक डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और मेरा आपको सुझाव यही है कि इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट क्या कर लें, याद कर लें। सोल्व करने पे देखो क्या आ गई वैल्यू, 12.5 अपॉन अंडर रूट वी। वी क्या है, वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, वी क्या है, पोटेंशियल। ये क्या है, पोटेंशियल। ये ध्यान रखना आप, वी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तरंग संख्या को इस तरीके से न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। ये वी क्या है, वोल्ट, वोल्ट के अंदर है ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरे कोई चार्ज पार्टिकल और हो, सपोज करो जैसे प्रोटॉन हो आपके पास में और क्या हो, अल्फा कण हो, तो प्रोटॉन के लिए और अल्फा कण के लिए भी ये वैल्यू आपको सीधे याद रखनी है। प्रोटॉन के लिए भी कैलकुलेट कर ली हमने 0.286 रूट वी, और अल्फा पार्टिकल के भी यूज़ कैलकुलेट कर ली 0.101 अंडर रूट वी। दोनों वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन अपने को नहीं लगानी, यहाँ पे डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है ना। तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। देखिए एक अल्फा कण विराम अवस्था से विभवांतर वी वोल्ट के माध्यम से त्वरित होता है, तो इसके साथ संयोजित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। अब अगर इसको सोल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हमें क्या रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर थर्ड आ जाएगा इसके अंदर। तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने आपको यहाँ बता दिया। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसके लिए मैंने कर रखा है। यदि प्रोटॉन, यदि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन जो वोल्टेज है, वोल्टेज में वो दोनों क्या है, बराबर, तो प्रोटॉन और अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, या उसका रेशियो हमें बताना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिए लेमडा का फॉर्मूला निकाल लिया, एच अपॉन 2m/q_v। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू, देखो 2 कांस्टेंट और h कांस्टेंट, तो चेंज होने वाली चीज़ें क्या है, खाली m q, क्योंकि v भी क्या दे रखा है, देखो ऊपर देखो आप, बराबर दे रखा है, तो v को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m q। और यहाँ से जब
इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, ये प्रोटॉन के लिए और ये अल्फा कण के लिए, तो अल्फा कण का इधर, प्रोटॉन का इधर, अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये दे रखा है, ठीक है ना, कितना दे रखा है 4, क्योंकि 2He क्या होता है 4, तो हमने क्या रख लिया यहाँ पे 4। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1 है, ठीक है ना, प्रोटॉन का 1 लेते हैं अपन, ठीक है। क्यों अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी 2, और प्रोटॉन की कितनी है 1, ये चार्ज है, क्यों क्या है चार्ज, 2He4 ये अल्फा पार्टिकल है, तो दो प्रोटॉन है तो +2 का चार्ज हो गया, तो +2 रख दिया यहाँ पे। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 होता है, तो यहाँ पे +1 रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, √8/1, और दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा 2√2:1। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में आगे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन द्वारा किसने किया था, सबसे पहले डेविसन तथा जर्मर द्वारा किया गया था। तो ये क्या करता है, डी ब्रोगली सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन करता है। कौन, डेविसन व जर्मर। याद रखना आपको, मेथड क्या होता है याद रखने की जरूरत नहीं है। यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि पर ही प्रायोगिक रूप से लागू होता है, सैद्धांतिक रूप से सभी द्रव्य कणों पर लागू हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट हैं, फटाफट अपन कर लेते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार बोहर की nवीं कक्षा में n तरंगें बनती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाई गई तरंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे बना रखी है जैसे 1 2 3 4 और 5, n बराबर अगर 5 है तो इसमें 5 ही तरंगें बनेंगी। देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है ना, वो कोणीय संवेग क्या होता है, mvr बराबर h/2 का पूर्ण गुणज। अब यहाँ से 2 और r इसको साइड में निकाल लो, 2 r, तो ये क्या आ गया अपने पास में NH/mv, 2 r इक्वल टू NH/mv, और 2 r बराबर क्या हो गया NH/p, इस mv को क्या लिख देंगे p, ठीक है। तो 2 r बराबर क्या हो गया n लेमडा, मतलब ये क्या है वर्त की परिधि, सरकमफेरेंस है ना, जिन वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी परिधि तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होती है। और देखो डी ब्रोगली, और ये जो एन की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू वही 1 2 3 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अतः डी ब्रोगली ने ही क्या किया, देखो mvr के अस्तित्व की व्याख्या कर दी कि ये mvr बराबर जो NH/2 यहाँ पे आया है वो कहाँ से आया, ये किसने बताया, ये डी ब्रोगली ने। अतः डी ब्रोगली के सिद्धांत तथा तरंग सिद्धांत के मध्य क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है ना। तो ये थी तरंग प्रकृति mvr बराबर NH/2 वाली, जिसको उसने बाद में किसके साथ मिक्स कर दिया था, इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति के साथ मिक्स कर दिया था। अतः परिधि तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए, उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा किसने कहा, डी ब्रोगली ने कहा। अब जो फॉर्मूले ऊपर पढ़े उनको समराइज कर दिया है हमने यहाँ पर, लेमडा के साथ में जो भी इक्वेशन एसोसिएटेड हैं उन सभी को एक बार वापस क्विक रिवीजन के रूप में अपन देख लेते हैं। लेमडा इक्वल टू h/p, लेमडा इक्वल टू h/mv, तो लेमडा इक्वल टू v की जगह यदि प्रकाश का वेग रखें तो m/c, तरंग संख्या की वैल्यू हो जाती है 1/लेमडा, न्यू बराबर क्या होता है c/लेमडा, और e बराबर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से h न्यू बराबर क्या हो गया c/लेमडा। तो ये सारी समीकरण आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, और ये इन सभी का क्या दिखा रखा है, रिलेशन दिखा रखा है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड होती है, तरंग संख्या के साथ में, मोमेंटम, मास और लेमडा के साथ में, तो ये वाला रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि 1927 में दिया गया था, और इसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था हेजनबर्ग को, ठीक है ना। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन इनके अनुसार तरंग प्रकृति रखने वाले कणों के लिए स्थिति तथा संवेग का सही सही निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है, ठीक है। और इसको गणितीय रूप से किस तरीके से रखा है इन्होंने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 और ये है समीकरण नंबर 1। मेन समीकरण यही है, इसलिए इस समीकरण का हमेशा याद रखना क्या है, बहुत जरूरी। इसी समीकरण से हम आगे की समीकरण डराइव करेंगे। स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा, हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी
प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स यूं का यूं रख दिया यहाँ पे, डेल्टा पी की जगह एम वी रख दिया, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स ये आ गया यूं का यूं, डेल्टा वी आ गया, और ये एम कहाँ चला गया नीचे, तो ये क्या आ गया एच अपॉन 4 पाई एम। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स तो ऐसा कैसा आ गया अपने पास में, ये डेल्टा वी आ गया। अब हमने क्या किया, डेल्टा टी से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में इस एम को कहाँ रख दिया, यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो अगेन वही इक्वेशन आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर। लेकिन ये क्यों किया हमने, मास फोर्स को लाने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे किसको लाने के लिए, फोर्स को लाने के लिए। तो देखिए ये फोर्स आया कहाँ से, ये डेल्टा एक्स तो ऐसा कैसा आ गया, ये एक डेल्टा टी यूं का यूं आ गया। अब देखो एक तो जो ये वाली वैल्यू है ये, और एक ये, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, फोर्स। और ये आया कहाँ से, एफ इक्वल टू एम ए से, मास इंटू एसिलरेशन, और एसिलरेशन होता है चेंज इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसी से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, फोर्स एफ, ठीक है ना। और अब आपको पता है बल इंटू विस्थापन ये क्या होता है, डब्लू, डब्लू बराबर एफ एस कोस थीटा, ये वाली समीकरण आप काफ़ी पढ़ चुके हो, ठीक है। और ये किसके समान होती है, ऊर्जा के समान होती है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने डेल्टा ई, ठीक है। ये डेल्टा टी ऐसा कैसा आ गया, और एच अपॉन 4 पाई, समझ में आ गई बात। और डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच न्यू, तो एच डेल्टा न्यू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और अब जो नई एक इक्वेशन निकल के आई, वो निकल के आई डेल्टा न्यू इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 पाई डेल्टा टी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, और ये भी पूछी हुई है काफ़ी एग्जामों में, नेट में भी पूछी हुई है, आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है। ये है हमारा लाइफ टाइम, क्या है ये, लाइफ टाइम, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है ये वाली इक्वेशन, लेकिन इसको इसके साथ में कोरिलेट कर दिया मैंने, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम के अंदर। अब देखिए ये जो एच अपॉन 4 पाई बार बार आ रहा है हमारी इक्वेशन में, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तब बड़ा परेशान करता है ये एच अपॉन 4 पाई, एच में 4 पाई को डिवाइड करना। तो इसको पहले ही हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, 0.527 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो हमने जानबूझ के यहाँ पे 34 लिखा है, और इस वैल्यू को इस तरीके से कैलकुलेट किया है ताकि कम से कम ये वाली वैल्यू आपको प्लांक कांस्टेंट के सिमिलर लगे। यूनिट जूल इंटू सेकेंड में है, तो 0.527 आपको ध्यान रखना है। एक मैंने आपको बताया था 1/r बराबर 912 एंगस्ट्रम, ये वाली वैल्यू भी आपको क्या रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा जो वी है ये वेग में अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग में क्या हो जाएगी, अनिश्चितता हो जाएगी। ये जो ऊपर कुछ पॉइंट्स आए हैं उनका क्या मतलब है वो बता दिया। यदि एम का मान बहुत ज़्यादा हो, एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जैसे गेंद है पत्थर है, तो अनिश्चितता क्या हो जाएगी फिर, नगण्य। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा, जब मास की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। तो जब भी कोई पत्थर गेंद इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, तो आपको ये वाली समीकरण यूज करनी है। 4 पाई की लिखने की आप 4 पाई एम लिखने की आपको आवश्यकता वहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बोहर मॉडल की विफलता के क्या कारण है, बोहर मॉडल अनसक्सेसफुल रहा, क्यों रहा। पहला जो कारण था वो था कि बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है। एक बोहर ने इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ क्या माना था, एक कण माना था, पार्टिकल माना था। इसकी तरंगीय गुण पर इसने क्या ध्यान नहीं दिया। बोहर मॉडल किस पे आधारित है, कण प्रकृति पे आधारित है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। बोहर मॉडल किस पे आधारित है, कण प्रकृति पर आधारित है। तो पार्टिकल नेचर का एक और आ गया कौन, बोहर मॉडल। ये एक्सपेरिमेंट भी किस पे आधारित है, कण प्रकृति पर। तरंगीय प्रकृति पर उसने ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। बोहर के वर्ताकार पथ को तभी परिभाषित किया जा सकता है जब उसकी स्थिति तथा संवेग का यथार्थ मान एक साथ ज्ञात हो, जबकि हेजनबर्ग ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अपन स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा था, हेजनबर्ग ने। और बोहर मॉडल द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है तथा अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप नहीं रह पाया, इसलिए वो सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया।
ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का सही निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है ना। इस छोटे पार्टिकल के लिए इसकी जो विमाएं होती हैं, वो विमाएं भी हमें क्या चाहिए, बहुत छोटी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, त्वरित करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाईली एनर्जाइज फोटोन उस पर क्या करने पड़ेंगे, आपतित करने पड़ेंगे। अब जब हाईली एनर्जाइज फोटोन जब आपतित करेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे उसकी जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर उसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है, वो एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो एक पेपर है, और उस पेपर को मैं आपको उसकी मोटाई नापने के लिए आपको बोल दूं कि एक स्केल है मेरे पास में, उससे उसकी मोटाई नापूं, तो आप नहीं नाप सकते, क्योंकि पेपर की मोटाई बहुत कम होती है, उसको अपन मेज़र नहीं कर सकते उससे। या मैं कहूँ कि आपको एक तुला दे देता हूँ मैं, और आप इलेक्ट्रॉन का वेट कैलकुलेट कर लो, तो वो भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का यथार्थ जो मान है स्थिति का और संवेग का, वो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। इसी वजह से यथार्थ मान ज्ञात करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए ये बोर मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि छोटा पार्टिकल है, तो उसके साथ में जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी, वो एसोसिएटेड वेवलेंथ भी क्या होगी, बहुत कम होगी, और उस कम वेवलेंथ को मेजर करना इतना आसान काम नहीं होता है। अब देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं ऊपर, जितनी भी हमने थ्योरी अभी जो स्टडी की है, उन सभी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हम एक बार देख लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो 41 जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा, वो क्या है कि एक 25 ग्राम की गेंद है, जो कि इतने सेंटीमीटर वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें कैलकुलेशन तो निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चनों में होंगे कि जहाँ पे प्लांग नियतांक आ जाता है, वहाँ कैलकुलेशन अपने आप ही बढ़ जाती है। तो एच की वैल्यू रख दी आपने, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू, तो आप यहाँ पे अर्ग में रखोगे, CGS के अंदर। ये यूनिट का विशेष ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन की वजह से ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ 25 ग्राम वेट हमने रख दिया, वी जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, वो रख दी। सोल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये एक पहला बेसिक क्वेश्चन ऊपर दी गई प्रॉब्लम से संबंधित। अब जो 42 क्वेश्चन है, वो 42 क्वेश्चन क्या है, यदि एक गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0, तो संवेग में अनिश्चितता के संबंध में सही कथन क्या होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला यूज करते हुए आंसर निकालना है, कभी गलत नहीं आएगा आंसर। डायरेक्ट निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। अब इस स्थिति में अनिश्चितता को इधर ले आओ, इस साइड के अंदर, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, डेल्टा पी। अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब किसी में भी आप 0 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो आंसर आया, वो आंसर कौन सा आ गया हमारा, सेकंड। ये लो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। अप्रोच अगर सही है तो आंसर एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 43 क्वेश्चन, एक 150 ग्राम द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद के वेग में अनिश्चितता क्या होगी, मतलब डेल्टा वी पूछ रहा है, यदि इसकी स्थिति में अनिश्चितता की कोटि 1 एंगस्ट्रम है। डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रम दे रखा है, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। मास की जो वैल्यू है, वो मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 ग्राम। इसको किलोग्राम के अंदर क्या कर लिया, चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, मीटर, ठीक है ना। डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, वही जो फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जब भी न्यूमेरिकल निकालेंगे तो जो एक ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ना, इसको आप क्या रख देना, इक्वल रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, एच रख दिया 4 पाई एम, और डेल्टा एक्स, एच की वैल्यू रख दी, 4 आ गया, पाई आ गया, और ये मास आ गया किलोग्राम में, और स्थिति में अनिश्चितता ये आ गई। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हाइड्रोजन की तीसरी भोर कक्षा तथा इलेक्ट्रॉन, तीसरी भोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। मतलब हाइड्रोजन की
तीसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग निकालनी है। अब देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहा है और तीसरी कक्षा के अंदर बात कर रहा है। तीसरी कक्षा का मतलब n बराबर क्या हो गया, 3। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया था 2 पाई r बराबर n लेमडा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे लेमडा, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हमारे पास में है कितनी, 3। अब जो चीज़ नहीं है वो है r, तो r आपको पता है तीसरी कक्षा के अंदर r कैसे निकालेंगे, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। एन की वैल्यू दे ही रखी है, 3 क्या हो जाएगा 9, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास में आ गई आर की वैल्यू। ये आर की वैल्यू ऊपर आप पुट करो, ये 3 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी एंगस्ट्रॉम में, और उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, सेंटीमीटर के अंदर। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, इलेक्ट्रॉन तथा हीलियम परमाणु की स्थिति में अनिश्चितता समान है। इलेक्ट्रॉन और हीलियम दोनों परमाणु की स्थिति में अनिश्चितता समान दे रखी है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए समान। इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता दे रखी है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हीलियम के परमाणु के संवेग में अनिश्चितता क्या होगी। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले रखते जाना है, काम करते जाना है। डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए, डेल्टा एक्स हीलियम के लिए क्या है, बराबर डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है, डेल्टा पी हीलियम के लिए पूछा है। ठीक है, अपने पास में फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, तो डेल्टा एक्स हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो डेल्टा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हो गया, डेल्टा पी। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे अपन यहाँ पे, डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स हीलियम। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो हीलियम यहाँ है तो हीलियम के लिए डेल्टा पी यहाँ लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ है तो ये यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर, तो इसको 1:1 लिख लेंगे अपन। ठीक है, हीलियम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से, तो जो आंसर आएगा वो सेम वही आ जाएगा जो किसके लिए दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। आपको पता है लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, ये सबसे ज़्यादा होगा तो ये सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन CO2 और SO2 में से जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, SO2 का, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। और अगर सबको कंपेयर करेंगे तो मास निकाल लो, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, फिर प्रोटॉन का, फिर CO2 का, फिर SO2 का। तो जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो जस्ट इनसे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर हो, स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर हो तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी। फॉर्मूले से करते जाना है आपको ना, बिल्कुल एकदम, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई हेजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से। अब देखिए ऑप्शन में देखो एम आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ एम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो हमें इस एक्स को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा और एम लेके आना पड़ेगा। और हमें दे ये रखा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा पी के बराबर। तो मैं क्या करूं, इस डेल्टा एक्स की जगह पे भी डेल्टा पी रख दूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो बराबर ही है। तो डेल्टा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन 4 पाई। और डेल्टा पी की जगह रख दूं मैं एम डेल्टा वी का स्क्वायर, तो एच अपॉन 4 पाई यू का यू आ गया। तो समीकरण 3 से क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। और डेल्टा वी क्या आ गया, इसका अंडर रूट कर लेंगे, तो अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 और एम स्क्वायर का एम हो गया, और एच अपॉन पाई का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो आंसर कौन सा आ गया ये इसमें से, ये वाला आंसर आ गया आपका, बी आंसर हो जाएगा 47 का। इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक कण इलेक्ट्रॉन के वेग से 3 गुना वेग से गति कर रहा है, मतलब कोई एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन के वेग से 3 गुना वेग से गति कर रहा है। कण तथा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ये है, तो कौन सा कण है वो, ये कण हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो फॉर्मूला वही, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी का, क्योंकि जब वेग दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डी ब्रोगली समीकरण अपने को यूज करनी है। ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य के साथ में और वेव वेलोसिटी के साथ में। और इस
एच की को हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/mv। ठीक है, अब हम इसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि दो पार्टिकल हमें दे रखे हैं, पहले कण की बात कर रहा है तो उसको x मान लिया मैंने, फिर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो लेमडा एक्स अपॉन लेमडा ई इक्वल टू, ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पैरामीटर ऊपर आ जाएंगे, पार्टिकल के पैरामीटर नीचे आ जाएंगे, और वी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि कण का जो वेग है वो इलेक्ट्रॉन के वेग से क्या है, 3 गुना, तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3v। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास में, लेमडा एक्स ये इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, और ये 3 गुना वेलोसिटी दे रखी है तो कहाँ पे रख देंगे, वी एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3v इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे सोल्व करेंगे, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1, और लेमडा एक्स अपॉन लेमडा ई इलेक्ट्रॉन, ये जो वेवलेंथ है इस वेवलेंथ के साथ में हमें क्या रखना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है किसकी, मास की। तो ये देखो ये मास की वैल्यू आ गई ऐसी की ऐसी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, पार्टिकल की 3 गुना होती है। ठीक है ना, तो यहाँ तो 3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ये आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया, 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये, तो ये 3 किधर चला जाएगा, इधर इस साइड में, और इससे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, ये आ गया 5.4 इंटू 10⁻⁴। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास क्या होता है, वो मास हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, वो मास होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो हमारे पास में जो पार्टिकल का जो मास आ जाएगा वो मास आ जाएगा 1.68 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, और ये किसके लिए होता है, न्यूट्रॉन के लिए, है ना, प्रोटॉन के लिए होता है 1.67, लेकिन ये आ रहा है 1.68, तो ये किसके लिए हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है ये वैल्यू जाएगी इधर, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये होता है, तो इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 5.4 इंटू 10⁻⁴ से, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, दो विकिरण दे रखे हैं जिनकी ऊर्जाएं E1 और E2 हैं तथा इन्हें इतने वोल्ट से क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, या इनकी ऊर्जाएं क्या हैं, सॉरी त्वरित नहीं किया जाता, दो विकिरण हैं उनकी ऊर्जाएं E1 तथा E2 क्या हैं, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तरंग दैर्ध्य के मध्य क्या संबंध होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें देखो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा, कौन सा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रखी बल्कि क्या दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करना है, ये गलत है, बल्कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा से अपन कैलकुलेट करेंगे, एच और सी कांस्टेंट है तो E इज प्रोपोर्शनल 1/लेमडा, E1/E2 हो जाएगा और लेमडा 2/लेमडा 1, और दोनों की ऊर्जाओं का अनुपात हमें यहाँ पे दे रखा है, तो लेमडा 2/लेमडा 1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1:2। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 के बीच में हम जब रिलेशन निकालेंगे तो आ जाएगा लेमडा 1 इक्वल टू 2 लेमडा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है m तथा उसका आवेश दे रखा है E, यदि यह v विभवांतर से त्वरित होता है तो इसके वेग की गणना कीजिए। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे विभवांतर दे रखा है तो हमें वो जो डी ब्रोगली जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो हमें यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं जब विभवांतर दे तब। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ऊर्जाएं दे रखी थी। ठीक है ना, ये विभवांतर नहीं है बल्कि ऊर्जा है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू हमें क्या लेना है, काम में लेना है। तो यहाँ पे हम अब डी ब्रोगली का काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो रिलेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू H/2m EV। ठीक है, और लेमडा की जो वैल्यू है डी ब्रोगली इक्वेशन से हम लिख लेंगे H/P, और P की जगह पे आ गया mv, तो H से H क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 1/m² अपॉन V² इक्वल टू
1 अपॉन ये अंडर रूट है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। और यहाँ से हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, v को कैलकुलेट कर लेंगे। तो v की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 2ev डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट। ये इधर जाएगा, ये वैल्यू किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब एक ये 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे पास में, काफ़ी क्वेश्चन हमने ले लिए, इनमें टाइम लग गया थोड़ा सा। और ये 51वां क्वेश्चन देखिए आप। एक इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज है वो क्रिस्टल द्वारा विवर्तित होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज को किस वोल्ट से त्वरित किया जाए कि उसकी तरंग दैर्ध्य 0.25 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए इसमें भी वही समीकरण यूज करनी है, काइनेटिक एनर्जी वाली ही, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है क्वेश्चन डायरेक्ट, तो हम समीकरण यूज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वाली, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन 150 अपॉन वी अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। ये वाली जो समीकरण है, ये समीकरण हमें काम में लेनी है। लेमडा ई हमें दे रखा है, वी हमें पूछ रखा है, तो वो जो इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको कहा था, इसको डायरेक्ट याद रखना, बस उसी समीकरण को यूज करना है, स्क्वायर कर देंगे। तो लेमडा ई स्क्वायर इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई वी, और ये वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। इस वी की वी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, और ये लेमडा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो ये 0.25 जो वैल्यू है ये यहाँ रखेंगे, स्क्वायर दे रखा है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वोल्टेज का वो कितना आ जाएगा, 2400 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाली जो समीकरण है, ये वाली समीकरण आपको क्या करनी है, यूज करनी है। समझ में आ गई बात? आंखों में रोशनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा लाइट की, ठीक है ना। और आवाज़ ज़्यादा नहीं है तो फ़ैन को भी क्या करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कमरे में पसीने आ रहे हैं बार बार में, क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको सोल्व करवाने हैं, ताकि आपकी का जो सिलेबस है वो हमने टारगेट रखा है कि दिसंबर 2025 तक मैं आपका सेकेंड ग्रेड का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा विद नोट्स। ये नोट्स बिल्कुल कंप्लीट है एकदम, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक लास्ट 52 क्वेश्चन और है हमारे पास में। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जाओं की वैल्यू दे रखी है 16 ई, 4 ई तथा ई। तो इनकी तरंग दैर्ध्य का गुणात्मक क्रम क्या होगा। अब यहाँ पे भी हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वही डी ब्रोगली वाला, जो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना है, ये वाला 2m ev वाला, ठीक है ना। ये लेमडा, ये वाला हमें फॉर्मूला क्या करना है, यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि जो लेमडा की जो वैल्यू होती है, ये लेमडा की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है 1/m, और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंडर रूट के, ठीक है ना। तो मास जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसका मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो इन सभी कणों में सबसे कम होता है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो एक ऑप्शन चेक कीजिए आप, देखो पहले ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी, तो आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फिर भी यदि आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण, इनका जो मास है वो मास आपको ध्यान है मैंने बता रखा है। आप इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको आप 1 मान लीजिए। प्रोटॉन जो है वो 1837 गुना होता है किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से। ये स्टार्टिंग का जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर मैंने आपको बताया था। और जो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 2He4 होता है, तो ये होता है 4 गुना होता है 1837 किसके, प्रोटॉन के मास से। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, मास की। अब इन सभी वैल्यूज़ के अंदर आप देखिए सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे कम है, इसलिए इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, सबसे ज़्यादा। और ये मास देखिए अल्फा कण का क्या हो गया, सबसे ज़्यादा, इसलिए इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम, ठीक है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। और ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अल्फा कण के लिए ई दे रखा है,
अगर इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करोगे 4 1837 को 1 से, तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको इन ऊर्जाओं को इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आप एक एक करके सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। आपको डायरेक्ट ही क्या करना है, एग्ज़ाम में हल करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, गर्मी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी, फिर भी हमने इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारे 1 2 लेक्चर और होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उसमें हम पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो एक टेस्ट हम आप लोगों का करवाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे हम आपका इसी यूनिट से रिलेटेड, जिसमें लगभग हम 50 एक्सक्लूसिव क्वेश्चन देंगे। रिपीटेशन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, हर क्वेश्चन एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ में होगा, ताकि आपकी तैयारी क्या हो, बहुत अच्छी हो। उसके लिए आप हमारी एक ऐप है कैम वेव के नाम से, एंड्रॉयड आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एक सेकंड ग्रेड का हमारा कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी हमने फ़ी बहुत कम रख रखी है, 1500 रुपये के आसपास हमने केमिस्ट्री की फ़ी रख रखी है। तो आप चाहें तो वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो टेस्ट सीरीज़ भी उसके साथ में ही चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।